हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी सीएफ फाइनल ऑडिट के नए कोर्स के नए चैप्टर के रिवीजन में, जिसका नाम है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ईएसजी एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस। ये चैप्टर अपने आप में समझने के लिए पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इस चैप्टर के अंतर्गत कंपनीज, स्पेसिफाइड कंपनीज को एक एडिशनल रिपोर्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट में देना होती है, जिसमें वो फाइनेंशियल मैटर बट रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी ऑलरेडी हो चुकी है। रिलायंस की रिपोर्ट आप देखेंगे, उसमें बहुत अच्छी इस तरह की एक रिपोर्ट प्रेजेंटेड है, और इन रिपोर्ट्स के ऊपर 23-24 से मैंडेटरी अश्योरेंस रिपोर्ट लेना का प्रोविजन भी लागू किया जा चुका है फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। एंड अश्योरेंस कौन देगा? तो इट कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, एंड दैट इज द कॉन्टेक्स्ट व्हाई now this chapter has been introduced in the new course, because now a chartered accountant may be asked by these top-notch companies on whom such reporting is applicable to give an assurance on such reports. ये रिपोर्ट प्राइमरीली क्या है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, फिर फटाक से इसको रिवाइज करेंगे। शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, जब 5 बड़े देशों को समझ में आया कि दे हैव फेल्ड टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2 इवन आफ्टर सीइंग वर्ल्ड वॉर 1। और इन सब का कारण क्या है कि अपने को पड़ोसी की पसंद है, अरे जमीन। इसलिए आदमी अपना लिमिटेड लैंड एरिया देखकर कोशिश कर रहा है अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने का, और इसलिए वो दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है। इसे खत्म करने के लिए हर किसी को अपने दरवाजे खोलना पड़ेंगे, दूसरों को आने देना पड़ेगा, ताकि उसकी वाली हमारे यहाँ उसकी जमीन पर हम हमारा बिजनेस कर सके, हमारी जमीन पर वो अपना बिजनेस कर सके। एंड दैट लेड टू कैपिटलिस्ट, द गोल्डन एरा ऑफ कैपिटलिज्म, विच वाज 60s to 80s। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉस्पर हुआ। ये जब शुरू हुआ तो लोगों को समझ में आया कि एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी गई है, बिकॉज सिर्फ ये देखा गया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कैपिटलिस्ट इंसेंटिव्स, दैट मीन्स पैसा पैसा पैसा। यूनाइटेड नेशंस ने 1970 में एक स्टॉकहोम कमीशन में ये डिसीजन लिया कि हमें एनवायरनमेंट पे काम करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज ने उस पर काम करना शुरू किया, बट अदर कंट्रीज फेल टू डू सो। एंड फाइनली इस पूरी घटना की शुरुआत हुई 1983 में, जब ब्रुटलैंड कमीशन ने एक कॉन्फ्रेंस की, ब्रुटलैंड कॉन्फ्रेंस के नाम से फेमस यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बोला गया कि नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। दैट इज द वर्ड सस्टेनेबिलिटी वाज फोकस्ड, दैट वाज द पॉइंट वेयर इट वाज फोकस्ड अपॉन। और इसमें ये कहा गया है कि अगर हमें लंबे समय तक ग्रो करना है तो वी शुड फोकस नॉट जस्ट ऑन आवर फ्यूचर बट द फ्यूचर ऑफ द कमिंग जनरेशंस ऑल्सो। जिस तरह से हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिस तरह से हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हजार्डस वेस्ट पोल्यूशन, जिस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर इट इज ट्रीज, वेदर इट इज कोल, वेदर इट इज ऑल नॉन रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, जिस तरह से हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, ये सब लंबा नहीं चलने वाला है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन वो फ्यूचर शेयर नहीं कर पाएगी जो आज हम कर रहे हैं। तो दे कॉइन्ड द टर्म ऑफ कॉमन फ्यूचर, एंड विद दिस दे स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट नाउ वी शुड जस्ट नॉट फोकस ऑन डेवलपमेंट, वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों इस पूरे चैप्टर की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वाज बेसिकली harped upon in the Brundtland's report. क्या कहा गया? Sustainable development is a development which strives to meet the needs of developing countries, seeking to achieve a more sustainable world. तो इसका उद्देश्य क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज की नीड है ग्रो करना, और हमारी नीड है कि हमें एक सस्टेनेबल वर्ल्ड चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो आज जो ज़रूरी है, पर ये ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें सिमिलर चीज़ें अवेलेबल करानी है।
तो चीज़ों को हम कब सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय तक चला पाएंगे, जब हम इस तरह की ग्रोथ करेंगे कि हम कोई परमानेंट डिप्लीशन ना करें। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो सकता है कि आज मैंने फैक्ट्री डाली है, तो फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे पानी चाहिए, तो पानी मैं क्या करूँगा, ट्यूबवेल खोदूँगा, पानी निकालूँगा, दैट मीन्स ग्राउंड वाटर कंज्यूम करूँगा। मैंने बहुत ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर लिया तो आसपास के रहवासी इलाकों में कहीं ना कहीं पानी की कमी होगी। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं ग्राउंड वाटर जितना कंज्यूम कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं उसे यूज़ करूँगा, तो उसमें से डिस्चार्ज निकलेगा, पानी थोड़ा सा वेस्ट होगा, मैं उसे ट्रीट करके निकालूँ और मैं कोशिश करूँ कि जितना मैं ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहा हूँ मैं उतना ही पानी रिलीज भी करूँ। कैसे? वाटर हार्वेस्टिंग और इन सारे सोर्सेज से मैं एडिशनल इनपुट्स क्रिएट करूँगा टू क्रिएट मोर वाटर। दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स से मेरी फैक्ट्री में एयर पोल्यूशन हो रहा है, कल मेक श्योर कि एयर पोल्यूटेंट्स में ऐसी कोई चीज़ें ना हो जो आसपास के इलाकों को या मेरे ओवरऑल एनवायरनमेंट को ख़राब करे। साथ ही साथ में मैं कार्बन क्रेडिट्स, जैसे कि मैं बेहतर एनवायरनमेंट के लिए ट्री प्लांटेशंस करूँगा, मैं ऐसी एनर्जी यूज़ करूँगा या इस तरह की रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करूँगा जो ऐसी एनर्जी जनरेट करते हैं जाकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे मेरी डिपेंडेंसी कम। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ग्रीन एनर्जी पर जाऊँ, सोलर एनर्जी का यूज़ करूँ। I will make sure that I'm planting more trees. I'll make sure that I'm having such policies which reduces the overall consumption of non-renewable resources. ऐसा मैं करूँगा तो लॉन्ग जनरेशन्स तक क्या कर पाएंगे लोग? They will be able to sustain with the current amount of natural resources we have. तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लंबा चलाना और कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा क्या? Sustainable development addresses the need of present moment without compromising the current and future generations to meet their own sustainable lifestyle. तो ये पूरी डेफिनेशन क्या याद रखनी है? बेसिक इतना ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वी नीड टू मीट द नीड्स ऑफ द करंट डेवलपिंग कंट्रीज, करंट जनरेशन, करंट वर्ल्ड, but also keeping in mind that the future generations can also meet their own sustainable lifestyles. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसका कंसेप्ट क्या है? इट इज बेसिकली रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द प्रेजेंट नीड्स without compromising the need of future generation. That is one and the same thing coined in different languages. Sustainability के लिए 3 पिलर्स डिफाइन किए गए कि हमें लंबे समय तक चलना है तो हमें एनवायरनमेंट, हमें सोशल और हमें गवर्नेंस मैटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड सोशल वुड मीन सोसाइटी, गवर्नेंस वुड मीन कि आपके बिजनेस में अगर आप एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है तो इंश्योर करें कि जो आपके बिजनेस को चला रहे हैं और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं यानी इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इन सब का ध्यान रखा जाए। सबके लिए आपको ग्रोथ करनी है। इनफैक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड एवरीबडी एंड नॉट जस्ट लिमिटेड सेट ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। तो ये 3 चीज़ों पे काम करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ESG और SDG में क्या रिलेशनशिप है? आप ये बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है और ये करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, सोशल एंड गवर्नेंस का। तो अब ये ESG रिपोर्टिंग क्या है? आगे आप देखेंगे दिस चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट विच इज नॉट रियली वेरी वेल प्रेजेंटेड, बट आपको अगर मैं एक सारांश दूं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो बहुत इजीली आप चैप्टर को ना सिर्फ पढ़ पाओगे, याद भी रख पाओगे। कॉन्टेक्स्ट इज ESG रिपोर्टिंग आज की तारीख में कैसे करना है। तो ये सब यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 17 SDGs दिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये पूरा चैप्टर उन 17 सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। In fact, before we start with this particular revision, let's focus on these 17 SDGs. यूनाइटेड नेशंस ने इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम करने के लिए कहा है और दे हैव क्रिएटेड अ UN एजेंडा 2030 बाय विच और बाय व्हेन दे वांट United Nation member countries to make substantial progress relating to these 17 matters. So, what are SDGs? In 2015, this were adopted by all the United Nations member states. ये 17 SDGs are considered as urgent call by action for all the countries कि immediately सबको काम करना है and within 15 years we have to make substantial achievement in this. Basic purpose इसका क्या है? गरीबी कम करना, इनफैक्ट ख़त्म करना एक्सट्रीम पॉवर्टी, हेल्थ एजुकेशन बेहतर करना, इनइक्वालिटी कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये 17 अपन सारे डिस्कस करेंगे। ये की रोल प्ले करेगा इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा एंड एडवोकेसी एंड आउटरीच
एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका घुमा फिरा के मतलब ये है कि अब हमने एक आउटलाइन बना दी है कि इन 17 एरियाज पे सारी कंट्रीज जो यूएन का पार्ट है उनको काम करना है। क्या हमें ये याद रखना चाहिए? आई डोंट नो, ये कि पूछ लेंगे 17 एसडीजीज बताओ, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान तो कर ही लो, नए में कोई भरोसा नहीं है। और अगर ध्यान रखोगे तो आपको इसे सीरियल नंबर वाइज ध्यान रखना है, क्योंकि ये 17 एसडीजीज सीरियल नंबर वाइज डिफाइंड है और इनका सब जगह रेफरेंस सीरियल नंबर वाइज आता है SDG 6। तो आप जाके चैट जीपीटी भी सर्च करोगे SDG 6 to 10 ऑफ यूएन बताओ, तो वो बाकायदा सेम यही 6 से 10 बताएगा जो यहाँ दिए गए। तो ये किससे रिलेटेड है, सिंपल ध्यान रखने पे अपने को याद रखने की कोशिश करते हैं। पहला SDG आपका क्या है? नो पॉवर्टी। तो आप तो इसको ऐसा समझो कि अपने को गरीबी हटाना है। गरीबी हटाएंगे तो उससे क्या आएगा? लोगों को खाने को मिलेगा, तो जीरो हंगर उससे रिलेटेड अगला हो गया। खाने को मिलेगा तो फिर उससे क्या होगा? हेल्थ बेहतर होगी। उसके बाद इनको पैसा मिलेगा, गरीबी हटेगी, पैसा मिला तो किस पे लगाएंगे? पढ़ाई में लगाएंगे, तो इसका मतलब एजुकेशन बढ़ेगा। फिर लड़कियों को पढ़ाएंगे, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगी। और खुले में नहीं जाएंगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये तो बोल ही नहीं पाओगे तुम। ये शुरू के 5 ऐसे याद हो गए, सॉरी शुरू के 6 ऐसे याद हो गए। अब अगले 6 पे आते हैं। तो यहाँ के लिए अपने को क्या हो गया? बेसिकली ये गरीबी रिलेटेड हो गया। सेकंड अपना किससे रिलेटेड है कि अगर अपने को डेवलपमेंट करता है, सरकार मूवी देखी हो कभी आपने, तो वहां पे क्या हुआ कि एक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट आया जिससे लगा कि महाराष्ट्र की जनता को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई बढ़ने से इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों के पास काम आएगा, पैसे बढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड ये 6 हो गए। सबसे पहले हमें क्या करना है भैया? एनर्जी। तो फर्स्ट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती अवेलेबल भी होना चाहिए और साफ सुथरी, एज इन ग्रीन एनर्जी, सोलर और ये वाली। एनर्जी आने से क्या फायदा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो देयर विल बी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें क्या करना है? एनर्जी, कोयले की खदान खोद के नहीं लाना है, लेकिन 2 टनल में फंस जाएंगे, तो वर्क कंडीशन का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इससे कैसे होगी? तो सबसे पहले ये करने के लिए आपको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पावर प्लांट, और इनोवेटिव तरीके यूज़ करना होंगे। और ये सब करने से डेफिनेटली क्या होएगा? सब लोगों को पैसे मिलेंगे, तो इनइक्वालिटीज़ कम होगी। कौन सी इनइक्वालिटीज़? इकोनॉमिक फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़। इससे आप अल्टीमेटली कोशिश करेंगे कि आप अपना शहर अपने आप में सस्टेनेबल बना सको, यानी कि आप अपने स्टैंड अलोन बेसिस पे जीवित रह सको और आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे खत्म हो जाए। लेकिन ये करते समय ध्यान रखना है, यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंज्यूम ना कर दे। यू हैव टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो 6 ये मुद्दे हो गए आपके सरकार राज वाले। सबसे पहले एनर्जी वाली बात हो गई। एनर्जी आने से क्या होएगा? देयर विल बी ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ क्या होगा? देयर हैज टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इफ दैट हैपेंस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी रिड्यूस फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज। With this, we will have our own independence. In that sense, we will have better cities, smart cities, और इन तरह के जो concepts हैं आपके, तो we will have better cities and communities which will be sustainable in themselves. और finally इसके basis पर what we are ultimately going to achieve, so we have to ensure responsible production and consumption. इसके बाद में बचते हैं आपके कितने? 6 और 6 12 5। तो इसके बाद अपने को किसकी बात करना है? तो वही भैया हमें ध्यान रखना है किसका? धरती के ऊपर यानी क्लाइमेट का, धरती के नीचे लाइफ बिलो वाटर, और धरती पर इसका मतलब लाइफ ऑन लैंड। इन सब के अलावा धरती पे सिर्फ जीवित लोग ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो इंस्टीट्यूशंस रिलेटिंग टू पीस जस्टिस शुड बी ऑल स्ट्रॉन्ग। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और सबका साथ सबका विकास एज एन पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये ऐसे आपको 17 एसडीजीज ध्यान रखने हैं। वंस अगेन एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले 6 किससे रिलेटेड है? गरीबी हटाओ। इससे क्या होगा? गरीबी हटेगी तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो हेल्थ अच्छी होएगी, यानी हंगर एराडिकेशन होगा, बेटर हेल्थ। देन यू विल स्पेंड ऑन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटीज, एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल हैव क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। आपके 6 अगले क्या हो गए? तो एनर्जी क्लीन लेके आनी है, अफोर्डेबल लेके आनी है। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, विद इनोवेशन आपको करना है, एंड दिस विल बेसिकली रिड्यूस इनइक्वालिटीज। सस्टेनेबल सिटीज बनेगी। एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कंजम्पशन शुड बी व्हाट? मॉनिटर्ड। तो रीजनेबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन। एंड फाइनली क्लाइमेट रिलेटेड है, तो जमीन के ऊपर क्लाइमेट, वाटर के नीचे लाइफ बिलो वाटर, दैट मीन्स आपको एक्वा का भी ध्यान रखना है। देन लाइफ ऑन लैंड, देन स्ट्रॉन्ग पीस, जस्टिस इंस्टीट्यूशंस, एंड फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद पार्टनरशिप ऑफ गोल्स फॉर एवरीबडी। ये 17 एसडीजीज क्या किए? यूनाइटेड नेशंस ने दे दी और बोला अब आप इस पे काम करो।
तो लॉजिक ये बैठा कि भाई अगर अपन कोई भी इस तरह के एसडीजीज दे रहे हैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेजर करना पड़ेगा कि इस पे क्या काम हो रहा है। तो भारत इस पे क्या काम कर रही है, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे क्या काम कर रही है, वर्ल्ड इस पे क्या काम कर रहा है, वर्ल्ड की बड़ी कॉर्पोरेशन, क्योंकि जिम्मेदारी उन पे दी जाएगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं का। तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा वही कर रही है, बचाव भी सबसे ज्यादा वो कर सकती है। तो इसके लिए कहा गया है कि अब क्या करना होगा, वी विल हैव टू गेट रिपोर्ट्स। तो एनुअल रिपोर्ट में ही हम एक रिपोर्ट चाहेंगे विच वुड बी रिलेटिंग टू सच मैटर्स बाय दीज लार्ज कंपनीज, नॉर्मली द लिस्टेड वंस। तो हमें क्या चाहिए, वी वांट बेसिकली रिपोर्ट्स। तो इसके लिए क्या कहा गया है दोस्तों, देयर हैव बीन दीज ग्लोबल ट्रेंड्स विच आर विथ रिस्पेक्ट टू नाउ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा बदला है आपके लिए। सस्टेनेबल एज इन रिवाइज करने के लिए, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इसका मतलब एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वेबसाइट्स, किसी भी तरह से हम कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से, कुड बी गवर्नमेंट, कुड बी कंपनीज, कुड बी अदर इंस्टीट्यूशन से, हम चाहेंगे कि वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिपोर्ट दे। अब ये जो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट होती है ना, ये प्राइमरली 3 मैटर्स को फोकस करके बनाई जाती है, एंड दीज 3 मैटर्स आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच आर ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड रिपोर्टिंग। तो पहले एक बार ये देखते हैं एनवायरमेंट इन तीनों पिलर्स में क्या है। एनवायरमेंट स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, वाटर पोल्यूशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, खास तौर पे जो नॉन रीजनरेटिव है। तो एनवायरमेंट रिलेट्स टू बेसिकली यू कैन से नेचुरल रिसोर्सेज, इट रिलेट्स टू द ओवरऑल एनवायरमेंट, एंड एक्सटेंडेड टू दैट वुड बी सोसाइटी। आपकी बेसिकली लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, इट विल इंक्लूड लेबर, जेंडर डाइवर्सिटी, इंक्लूडिंग एवरीबडी फॉर ग्रोथ, सो नॉट जस्ट कीपिंग वन क्लास इन माइंड बट ऑल क्लासेस। एंड गवर्नेंस आपका इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स है, जिससे आप इंश्योर करोगे कि आपके यहाँ पे काम देख रेख में हो, इफेक्टिव डिसीजंस हो, यानी बेस्ट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, बीट मनी, बीट मटीरियल, बीट एनीथिंग, ऑल काम लॉ का भी कंप्लायंस करें यहाँ पर, स्टैक होल्डर्स का ध्यान रखें। तो इसको इनलैच करने के लिए क्या किया है, दीज पिलर्स, दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स हैव बीन एक्सटेंडेड। तो क्वेश्चन जरूर ऐसा आ सकता है कि एसडीजी के 3 पिलर्स क्या हैं और उसमें एनवायरमेंट रिलेटेड पिलर से रिलेटेड क्या गोल्स है, ये आप समझाइए। तो हमें बोलना होगा कि एनवायरमेंट में देखो एकदम कलर भी सोच समझ के दिया, ड्रोन चार्ट समझ के बनाए जाते हैं। तो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन एंड वेस्ट, एनवायरमेंट, अपॉर्चुनिटी, 4 मुद्दों पे आपको लिखना है। क्लाइमेट चेंज प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन कम करना है। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे। तो कार्बन एमिशन, प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट, टेस्ला कंपनी है उसका, ऐसा बोलते हैं रेवेन्यू का 3% कार्बन क्रेडिट बेच के आता है, जो उसके प्रॉफिट का 25 to 30% तक कंट्रीब्यूट करता है इन सम ईयर्स। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है, बेसिकली हमें कार्बन एमिशंस को कम करना है। इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी हम बनाएंगे तो हमें कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे जो बेचे भी जा सकते हैं। फाइनेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, डेफिनेटली आप ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करोगे, सोलर पे, तो आपको खूब सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो वो सब भी क्या है, अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी एज इन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये आप समझिए और इसके ऊपर फोकस करें। तो ये पढ़ क्या रहे सर अपन, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सस्टेनेबिलिटी इन 3 पिलर्स पर बेस्ड है, जिसमें एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो एनवायरनमेंट में आता है क्लाइमेट, एनवायरनमेंट में आता है नेचुरल रिसोर्स, एनवायरनमेंट में आता है ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, एंड अपॉर्चुनिटी टू हैव थिंग्स बेटर सोसाइटी में। तो ये सबको यूज करके यूनाइटेड नेशन ने वो 17 गोल बनाए, वो अपन ने पढ़ लिया, तो ये अपने लिए क्या है, बेस है, ये एक जेनरिक थ्योरी जैसा है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में कौन होएगा, तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, लेबर, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। जो मैनेजर है उनका प्लस लेबर का कैपिटल डेवलपमेंट करना है। सप्लाई चेन, लेबर स्टैंडर्ड, यानी आप सिर्फ सप्लाई चेन, जब भी जहाँ शब्द यूज होता है, इसका मतलब है आप जिससे माल खरीद रहे हो और जिसे बेच रहे हो। तो लेट्स से टाटा स्टील क्या कर रही है, स्टील बना रही है, आयरन बना रही है, तो खरीद किससे रही है, आयरन ओर से, आयरन ओर लेकर आ रही है माइंस से, सॉरी। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई वहाँ पर भी क्या लेबर लॉस का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज अ गुड सोसाइटी प्रैक्टिस। साथ ही साथ में हम हमारा आयरन बेच रहे हैं, जिससे क्या कर रही है, गाड़ियाँ बनाई जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बन रहा है, हैवी मशीन्स बन रही है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है, हम जिन्हें बेच रहे हैं क्या वो लोग भी सोसाइटी का ख्याल रखते हैं, यानी एनवायरमेंटल लॉस का कंप्लायंस करते हैं, सोशल लॉस का कंप्लायंस करते हैं। ये सप्लाई चेन हो गया। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, तो प्रोडक्ट सेफ बनाना है, केमिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। स्टेक होल्डर ऑपोजिशन, कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग नहीं करना है, बेसिकली रिलेटेड पार्टी सोर्सिंग।
सोशल अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन का एक्सेस दीजिए ताकि आपसे लोग, कंज्यूमर आपके कनेक्ट कर पाएँ. एक्सेस टू फाइनेंस should be made available easily in case particularly if you are into banking financial services. तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोसाइटी को क्या करें, अक्रॉस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सब जगह फाइनेंस अवेलेबल करें. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इफ यू आर रिलेटिंग टू एन इंडस्ट्री वेयर यू कैन इम्पैक्ट न्यूट्रिशन हेल्थ एज इन फूड प्रोडक्ट्स और ये बना रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये डिपेंड करेगा आप किस नेचर की इंडस्ट्री में. एंड देन गवर्नेंस, बोर्ड डाइवर्सिटी. तो बोर्ड डाइवर्सिटी इज बेसिकली व्हाट, आपकी वुमेन इंक्लूजन, फीमेल्स कितनी हैं आपकी बोर्ड में. एग्जीक्यूटिव पे ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी पे दे रहे हो आप अपने सीईओज को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, और ऑल्सो द मेजर ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओनरशिप किस तरह की है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है क्या, अकाउंटिंग क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव काम तो नहीं कर रहे हैं, करप्शन को बढ़ावा तो नहीं दे रहे, फाइनेंशियल सिस्टम लाइबिलिटी, टैक्स का कंप्लायंस कर रहे हैं. ये सब आपको लगेगा ओ माय गॉड इतने सारे, ये क्या ध्यान रखने हैं. ऑफ कोर्स रखने हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप आगे जो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उन सब में इसी तरह के मैटर्स आएंगे. चलिए, तो ईएसजी रिपोर्टिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. इट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस तरह के फैक्टर्स कि भैया हमने इस साल इतना वाटर कंज्यूम किया, पर इतना वाटर हमने क्या किया, क्लीन वाटर बना के डिस्चार्ज किया, तो नेट हम वाटर का इतना कंजम्पशन कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. आप रिपोर्ट देखिए, वेदांता की रिपोर्ट देखो तो उन्होंने रिपोर्ट में लिख रखा है कि 2030 तक हम हमारा कार्बन एमिशन 30% रिड्यूस कर देंगे, 2050 तक हमने प्लान किया है कि हम कार्बन पॉजिटिव कंपनी बन जाएंगे. इस तरह की बात है. दैट एक्सप्लेन्स एडेड वैल्यू इन दीज एरियाज. मैट्रिक्स एज इन नंबर्स. रिपोर्ट कैसी हो सकती है, दो तरह की. एक क्वांटिटेटिव रिपोर्ट जिसमें आप नंबर्स दे रहे हो. कैसे नंबर्स दोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. रिलायंस की रिपोर्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा हमारा फीमेल वर्कफोर्स एज एन लेबल ग्रेड पे आज की तारीख में 9% है, विच वी प्लान टू इंक्रीज टू 20% बाय 2030. मैनेजरियल वर्कफोर्स में फीमेल इन्वॉल्वमेंट हमारा आज की तारीख में 15% है, विच वी एक्सटेंड टू इम्प्रूव टू 40% बाय दिस ईयर. बोर्ड में अभी हमारा 20% फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, विच वी इंटेंड टू इम्प्रूव लाइक दिस. तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि आप जेंडर डाइवर्सिटी पे कैसे काम कर रहे हो आपकी कंपनी के अंदर, ऐसा. तो ये क्वांटिटेटिव रिपोर्ट कहलाएगी, विच इंक्लूड्स मैट्रिक्स एंड केपीआईज लिंक्ड टू ईच एरिया टू मेजर प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स एंड रिपोर्ट ऑन अचीवमेंट. तो ये मेरा एम है और मेरी ये प्रोग्रेस है, ये रिपोर्ट करते हैं. क्वांटिटेटिव रिपोर्ट के साथ क्वालिटेटिव रिपोर्ट मतलब कि आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या हैं इस तरह की चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो एक्चुअल में क्वालिटेटिव रिपोर्ट से समझ में आएगा कि हमारी सोच क्या है, क्वांटिटेटिव से समझ में आएगा नंबर्स हमारी सोच को किस तरह मैच कर रहे हैं. तो हमारी सोच है भैया भारत डेवलप्ड नेशन बनेगा 2047 तक. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे मैट्रिक्स क्या है कि हमने क्या इंप्रूवमेंट किया, हमारा जीडीपी डेफिसिट क्या है, हमारा ओवरऑल इनकम पैरिटी क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, ये मैट्रिक्स है. तो इस तरह से ईएसजी रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, disclosure of data, information and metrics showing value added on all the three areas of environment, social and governance. And the reports are qualitative, so they will include qualitative as well as quantitative metrics. चलिए, अब आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में. तो ये रिपोर्ट अपन ने ब्रॉडली तो समझ लिया, पर फिर भी अभी हमको एकदम क्लियर कट ये पिक्चर नहीं मिला कि भैया मुझे रिपोर्ट क्या करना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम ए लिस्टेड कंपनी और मुझे बोला गया है कि भाई आप रिपोर्ट करिए ईएसजी के ऊपर कि आपने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन मुद्दों पर दिया है. तो मैं कैसे रिपोर्ट बनाऊं. मुझे अगर कोई एक फ्रेमवर्क मिल जाए, जैसे कारों के 21 क्वेश्चन है, वैसे ही अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो मैं स्पेसिफिक रिपोर्ट दे दूं उस पर. तो फॉर दैट रीजन व्हाट हैज हैपेंड इज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज के एसोसिएशन ने अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग समय पर प्रिस्क्राइब की. इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए वो हुए जीआरआई के द्वारा. जीआरआई इज अ नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज एक्चुअली नथिंग, जैसे आपके सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, माहेश्वरी समाज हो गया या फिक्की हो गया या जैन सोशल ग्रुप हो गए, लायंस क्लब, रोटरी क्लब. यूनाइटेड नेशंस अगेन एक तरह से क्या है, सेट ऑफ नेशंस का एक एसोसिएशन है. तो ऐसा ही एक नेटवर्क बेस्ड एसोसिएशन है जिसने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किया. और दुनिया की 250
सबसे बड़ी कंपनियों में 93% जीआरआई की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में या उसके अलावा क्या इंपैक्ट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस पे कर रहे हैं उस पर रिपोर्ट करते हैं। अगर आप जीआरआई की बात करेंगे, जीआरआई एग्जैक्टली करता क्या है, तो प्राइमरली जीआरआई के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें दे बेसिकली गिव यू इंफॉर्मेशन विच इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इन्होंने क्या किया है, दे हैव स्पेसिफाइड इंडस्ट्री वाइज। अब आपको आखिरी में 2 पेज ड्रोन चार्ट से मैं देख रहा हूँ, ड्रोन चार्ट्स आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो सेम गिवन इन द ब्रह्मास, हालांकि ये नया एड ऑन है विच आई बेसिकली शेयर्ड हियर इन ड्रोन चार्ट्स। जीआरआई के स्टैंडर्ड्स में क्या किया, इन्होंने कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाए जो सबके लिए लागू होते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कि भैया माइनिंग सेक्टर के लिए क्या है, स्टील मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, एजुकेशन, आईटी कंपनी, सबके लिए। एंड देन टॉपिक वाइज स्टैंडर्ड, इशू वाइज स्टैंडर्ड्स एज एन बेसिकली रिलेटिंग टू लेट्स से पॉवर्टी, आपको क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए, ह्यूमन एज एन इनइक्वालिटीज क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी क्या करना चाहिए, ऐसा। दे आर ऑल वॉलंटरी बट बीन अडॉप्टेड बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज। कुछ भी इसमें मैंडेटरी नहीं है, पर ये नेटवर्क का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये स्पेसिफिकली बताता है। आप जीआरआई की साइट पे जाओगे और आप अपने इंडस्ट्री डालोगे तो बताएगा इस इंडस्ट्री में हमारे हिसाब से ये रिपोर्ट होना चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पे आप मैट्रिक्स देखोगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको स्टैंडर्ड लेना है तो जीआरआई का स्टैंडर्ड कौन सी इंडस्ट्री के लिए और कौन से एसडीजी के लिए लेना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। तो लेट्स से मैंने पॉवर्टी सिलेक्ट किया तो बताएगा पॉवर्टी के लिए रिलेटेड में आप अपनी चीज़ों में ये चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो कि आपने एज सच कितने लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, उनकी कितनी फैमिलीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पास कितने के पास एजुकेशन आए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिपोर्ट दोज थिंग्स इन योर एनुअल रिपोर्ट एंड शो व्हाट पॉजिटिव इम्पैक्ट आर यू मेकिंग फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड टू व्हाट नंबर्स, ऐसा है। तो जीआरआई इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से प्रेवलेंट नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत सारी कंपनीज ने यूज किए, पर ये मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को ये यूज करना ही है। इनफैक्ट अभी रिसेंट पास्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इसमें विच वील डिस्कस अ लिटिल लेटर। तो जीआरआई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विथ मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन economic, environmental, social impacts. It includes general disclosures like economic, environment, social, and it is meant for all stakeholders. जैसे जीआरआई एक एसोसिएशन हुआ वैसे ही एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कुछ सेट ऑफ कंट्रीज ने। ये बेसिकली यूएस बेस्ड था जीआरआई। देन इट इन्वॉल्व्ड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एंटिटीज। सीडीपी इज अ कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ये शुरू में प्रोजेक्ट था, बाद में ये एसोसिएशन बन गया, तो अब इसे सिर्फ सीडीपी बोलते, फुल फॉर्म नहीं है इसका। इसका एक ही मंत्रा था, यू कैन नॉट इम्प्रूव इट इफ यू कैन नॉट मेजर इट। तो आप सबसे पहले आप कितना कार्बन एमिशन कर रहे हो। कार्बन एमिशन क्या होता है, बेसिकली यू हैव दीज ग्रीन हाउस गैसेज जिसको आप एमिट करते हो, तो ये आपके एनवायरनमेंट से रात को जब आपका धरती ठंडी हो जाती है, क्योंकि सारी गर्म गैस ऊपर उड़ जाती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की कुछ गैस होती है ये पूरी तरह से बाहर दही जाती है, जिस कारण से ये अर्थ में रुक जाती है और इसलिए माहौल को गर्म रखती है, जो ज़रूरी भी है। पर अगर ये ज़्यादा रुकने लग गई तो गर्मी बढ़ जाती है ग्रीन हाउस गैसेस से। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले आप तो ग्रीन हाउस एमिशन को मेजर करो और उसके स्टैंडर्ड दिए कैसे मेजर करो। पर धीरे धीरे इनका थोड़ा सा आउटलुक बढ़ा और इन्होंने फिर ओवरऑल एनवायरमेंटल मैटर्स पर रिपोर्ट करवाना शुरू करवाया। यानी इन्होंने गाइडेंस दिए कि भाई आप क्या करें, आप इन चीज़ों को मेजर करके रिपोर्ट करो और बताओ कि उसमें आपने पिछले साल से इस साल में क्या इंप्रूवमेंट किया और आगे क्या करोगे। तो ये सीडीपी भी वॉलंटरी है, आज की तारीख में मैंडेटरी नहीं है। कई सारी कंपनीज ने बोला कि भैया हम सीडीपी की रिपोर्टिंग देंगे। तो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा primarily relating to greenhouse gases. It started with that, but now it has expanded to all environment issues, so it covers water, forest, and supply chain. Majorly reports on climate change, forest and water security, environment related primarily, and is again addressed to buyers, entities, stakeholders, as in consumers को, investors को और all the other stakeholders को.
तो ये आप रिपोर्ट दोगे अगर इन लोगों को वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, एनुअल रिपोर्ट में डालोगे, तो इससे क्या होगा, मालूम पड़ेगा कि कंपनी एथिकली कितनी साउंड है, इनफैक्ट एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कितना अच्छा कर रही है. तो लॉट ऑफ ग्रुप्स विल बी बेसिकली मॉनिटरिंग इफ यू आर नॉट डूइंग वेल एंड दे विल स्टार्ट टू टेक एक्शंस अगेंस्ट यू. एंड देन एक आपने एफआर में पहले एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का चैप्टर पढ़ा होगा विच वाज बेसिकली गिवन बाय आईआईआरसी विच इज इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो ये कमीशन बनाई गई, कमिटी बनाई गई जिसने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दी, जिसने कहा क्या पैसा पैसा करती है, क्या पैसे पे तू मरती है, क्या पैसा पैसा करते हो. सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल कैपिटल जो आपकी कंपनी डेवलप कर रही है. आप सोसाइटी पे, आप ह्यूमंस पे, आप नेचुरल रिसोर्सेस पे, आप इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे, आप इन सब पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हो, ये सब अपनी रिपोर्ट में था. तो इन्होंने एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब किया जिसमें कहा कि यू शुड रिपोर्ट ऑन 6 कैपिटल्स एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल कैपिटल एंड शो हाउ पॉजिटिवली आर यू मेकिंग इम्पैक्ट ऑन दिस. देखो ये सब अपन सीईओ के पढ़ रहे तो अब देखो लग रहा है यार ये कहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में मैंने ऑडिट किया है. तो आप इसे सबसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह मत सुनो चैप्टर को. आप कैसे सुनो कि आप एक कंपनी हो जिस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आपको देना है, और उसके लिए अब आपको जानना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करना है. फिर आखिरी में पढ़ेंगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ें ऑडिट होती हैं. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का पहले ओवरव्यू दिया जाए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्या बिजनेस मॉडल है आपका, आपके बिजनेस में क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी काम करने की, परफॉर्मेंस कैसा, आउटलुक कैसा है. और हर जगह इन्होंने एक लॉजिक दिया, वेयर वी आर, वेयर वी ऑट टू बी, हाउ विल वी बी देयर. तो आज हम यहाँ पर हैं, हमारा ये उद्देश्य है और वहां तक कैसे पहुंचेंगे. ऐसा आप 6 कैपिटल के ऊपर रिपोर्ट करिए. अब ये 6 कैपिटल क्या है जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आते थे और क्या आज भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मैंडेटरी है. आप आज भी उठा के देखेंगे भारत की लिस्टेड कंपनीज की इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगी, आज भी इसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है. उस पर अभी मैं आता हूं. अभी आप देखिए सबसे पहले व्हाट आर दी 6 कैपिटल्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टॉक्स अबाउट पहला पैसा विच इज फाइनेंशियल कैपिटल. पैसे के बाद क्या मैटर करता है, ह्यूमंस. तो ये बोल दीजिए आप ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमंस यानी कि आपके वर्कर्स हो गए एक तरह से, या मैनेजमेंट हो गया, बट इसके अलावा आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपिटल होगी, साइंटिस्ट और उस तरह के लोग जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो इनोवेशन में आपको मदद करेंगे, दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल. प्लस आपके यहाँ के वर्कर्स और आपके यहाँ के टॉप मैनेजमेंट या ये जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनके अलावा आप अपनी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हो, तो दैट इज सोशल कैपिटल. क्या सब कुछ पैसा और लोगों में ही छुपा हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट का कुछ भी नहीं है? तो एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में वन वी हैव बेसिकली द नेचुरल कैपिटल, द रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग. पेड़ काट रहे हैं अगर हम प्लाईवुड बनाने के लिए, या डीजल निकाल रहे हैं हम, तेल क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं हम तेल बनाने के लिए, या पानी निकाल रहे हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, ये नेचुरल कैपिटल. तो इसमें हमने क्या इम्पैक्ट डाला है. और मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल विच इज़ नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो इसने क्या बोला, आप अपनी 6C की रिपोर्ट ऐसी बनाओ जिसमें आप एक काम करो, जैसे आप बताते हो ना ये हमारा P&L है, ये हमारे प्रॉफिट्स है, वैसे ही आप ये भी बताओ कि आपने इस साल कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कितनी मशीन्स खरीदी, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया. आप ये भी बताओ नेचुरल रिसोर्सेज आपने कितने कंज्यूम किए और उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, पेड़ कितने काटे, कितने लगाए. आप ये भी बताइए कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या आप एवरेज सैलरी देते हो, आपका लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है, ताकि लोगों को समझ में आए कि आपके यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, कोई सेफ्टी हैजार्ड्स तो नहीं हुए हैं, कोई डेथ तो नहीं हुई है. ये सारी चीज़ें भी रिपोर्ट करो. सोशल कैपिटल, आपने सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है. तो जैसे आईटीसी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी टू अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, 2011 से वही रिपोर्ट करती है और वो बताती है कि हम किस तरह से, ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं वो लोग, कि हम किस तरह से फाइनेंशियल, सोशल और एनवायरमेंटल मैटर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो ये करके वो क्या बता रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको समझा रहे हैं एक चीज़ कि भाई देखिए हमारी कंपनी बहुत तरह से सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है. तो बताती है हमने इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए, हमने इतनी एवरेज सैलरी दी, हमने इतनी फैमिलीज को सपोर्ट किया. देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आप रिलायंस की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा हमने इस साल इतनी पेटेंट रजिस्टर करी, इतनी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, इतनी नई टेक्नोलॉजी हमने इंडिया में अडॉप्ट करी, ऐसी चीज़ है. तो आप इस पे विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स जब रिपोर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ये समझ में आएगा कि आप सिर्फ पैसे के नहीं, आप इन सारी चीज़ों पे क्या फोकस कर रहे हो. और सीधी सी बात है, जब किसी कंपनी को इन सब पे रिपोर्ट करना होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करेगी, इन पे काम करेगी ताकि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बने.
तो लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की ये 6 कैपिटल। अभी एफआर से हटा दिया गया है तो उसका ये अंश ऑडिट में आ गया। फाइनेंशियल कैपिटल, क्या फूल ऑफ फंड्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास और कहाँ से आए प्राइमरली। देन मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल विच इज नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपी, ये समझ लो आप। तो कितने आपके पास फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज लाइक बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस आपने रोड डेवलपमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, इन सब में क्या मदद करी। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं हो तो आपका बिजनेस ही होगा, या अदरवाइज आप अपनी सोसाइटी आसपास के रहवासी इलाकों में ये सब करते होंगे। नेचुरल कैपिटल आपके यहाँ पे एज एन इनपुट यूज होती है, क्या स्टील प्लांट है तो आयरन और यूज करते हो, पावर प्लांट है तो कोयला यूज करते हो। तो क्या क्या यूज होता है, कैसे आप इसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो। इसमें वाटर, लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इको हेल्थ सिस्टम आएगा। आपका एक भी थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो ये लेक्चर सुनने के बाद आप कोई भी एक एनुअल रिपोर्ट उठा के, रिलायंस की बहुत अच्छी उठा के पढ़िएगा आप, उसमें ये रिपोर्ट आपको बहुत चीजें अच्छे से रिलेट होगी तो अच्छे से लिख भी पाओगे आप। देन फाइनेंशियल कैपिटल हो गया आपका, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हो गया, उसके बाद में लेट्स कम टू नेचुरल कैपिटल हो गया, तो ह्यूमन कैपिटल पे आते हैं। दिस इज बेसिकली पीपल स्किल, एक्सपीरियंस, कैपेसिटी, मोटिवेशन। आपको क्या बताना है, एक तो आपके एम्प्लॉयज कितने हद तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है, ये कैसे पता पड़ेगा, लेबर टर्नओवर रेशो और इन तरह की चीज़ों से। वो कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो बेसिकली आपकी एम्प्लॉय फोर्स कितनी स्ट्रांग है आपके लिए, वो आपको किसी मैट्रिक से समझाना है। लॉयल्टी, मोटिवेशन, प्रोसेसेस क्या है उनके। सोसाइटी पे institutions and relationships which you as an organization has established with various community stakeholders and networks, जिसमें आपको कैसे आप एक एथिकल काम करके सोसाइटी के लिए यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल। व्हाट आर द की रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी एंड द सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। एंड देन आफ्टर दिस कमिंग ऑन टू सोशल कैपिटल के बाद वी विल हैव टू फोकस अपॉन, तो सोसाइटी की बात हो गई तो अब हमें किस पे ध्यान देना है। एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ये आप प्राइमरली क्या बताते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा किया, क्या इनोवेशन था, पेटेंट कितनी रजिस्टर हुई, कैसे आप कंट्री को या अपने जगह को या अपने एरिया को इनोवेशन के थ्रू बढ़ावा दे रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्या आ सकता है क्वेश्चन इसमें, डेफिनेटली यही आ सकता है कि व्हाट आर द 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विद अ ब्रीफ ऑन इट। घुमा फिरा के पूछेंगे कि एक कंपनी है जो लिस्टेड है, चाहती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देना, बट उसका ऐसा मानना है कि हमें इसमें सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल रिपोर्ट करना है, कमेंट तब बोले कि नहीं आपको 6 C's पे रिपोर्ट करना है, और फिर छोटा छोटा आपको सब पे एक्सप्लेनेशन देना होगा। कॉन्टेक्स्ट ध्यान है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, यू विल हैव टू इंक्लूड कीवर्ड्स इन योर आंसर। आप सोशल कैपिटल लिख रहे हो तो आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा कि सोशल कैपिटल में हम लीडिंग बाय एग्जांपल, ऐसे याद रखना है, तो कैसे हम एथिक्स और वैल्यूज़ के थ्रू, हमारे बिहेवियर के थ्रू सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, जिससे हमें एक सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट मिल रहा है, यानी सोसाइटी का एक्सेप्टेंस मिल रहा है, और हमारी क्या की रिलेशनशिप्स है, किसके साथ क्या लॉयल्टी है, हमारे कस्टमर्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, सोसाइटी के आसपास के ग्रुप मेंबर्स की हमारे साथ। तो वील हैव टू कोट दीज थिंग्स। तो ये प्राइमरली आप देखोगे तो ये 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग चीज़ों से प्रिस्क्राइब किया कि रिपोर्ट बियॉन्ड फाइनेंसेस। GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, CDP, और तीसरा आपका IIRC। देन व्हाट हैपेंड इज, ये चीज़ समझ में आई कि यार अब ये 3 हो गए तो मैं किसकी बात सुनूं और कौन सी रिपोर्ट दूं, मैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दूं, ये दूं। तो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दो ये वाले फर्मे से, पर स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग ऑब्वियसली नहीं हो पाई। तो इसके लिए बोला गया कि यार चलो अपन क्या करते हैं, लेट अस सेट अप, कम टुगेदर एंड सेट अप एन इंस्टीट्यूशन सो दैट वी कैन हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम व्हिच इज स्टैंडर्ड अक्रॉस। तो हमने कोलैबोरेट करना इन लोगों ने शुरू किया, और इसके साथ ही IFRS फाउंडेशन ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ दिस, और हम इसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे और हम रिपोर्ट करेंगे। किसके ऊपर, तो वी विल बेसिकली गिव स्टैंडर्ड्स जो ESG के ऊपर रिपोर्ट करेगा। और इसने एक बोर्ड बनाई, ये जो भी अब जैसे ICI की बोर्ड होती है, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो IFRS ने एक बोर्ड बनाई। अब इसी का रेलेवेंस होने वाला है, फ्यूचर इसी का है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसे काम दिया कि भाई तुम जितने लोगों ने जो बनाया है सब स्टडी करो और फिर तुम स्टैंडर्ड्स इशू करो। तो इसका काम है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल बेसलाइन
ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड देना कि भैया ये मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी विच वी एक्सपेक्ट from across the globe, as in anybody who is basically following IFRS or adopting IFRS or converging with them should give these kind of report. जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, जब IFRS ने ISB का गठन किया तो ISB को स्पेसिफिकली बोला कि ISB तुमको GRI की बातें सुनना है, तुमको TCP ने जो जो चीज़ें दे रखी है, CDP ने कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट ने वो देखना है, तुमको IIRC को देखना है, प्लस इसके अलावा एक टास्क फोर्स बनाई गई 2015 में जिसने बोला कि आपका काम है कि आप देखो कैसे हम क्लाइमेट रिलेटेड मैटर को फाइनेंशियल से रिलेट करके डिस्क्लोज कर सकते हैं ताकि यूजर को और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले। रेगुलर क्लास आप लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आपके साथ शेयर किए दिखाने के लिए, बट अभी अपन रिवाइज करें तो क्विकली एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड ने इस तरह की एक टास्क फोर्स बनाई जिसका फुल फॉर्म है TCFD, टास्क फोर्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस डिस्क्लोजर्स। और इसने प्राइमरीली टारगेट किया कंपनीज को जो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनीज इस तरह की है जो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व है कि कैसे उन्हें क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देना है। तो क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 2 बोर्ड बनाई गई इस कमेटी के द्वारा और इसका गोल था ऑर्गेनाइजेशंस को क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज प्लस रिपोर्ट में एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन देने का। इसके लिए फिर इन्होंने एक वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन बनाई। एज टू व्हाट वैल्यू आर वी एडिंग टू क्लाइमेट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था और ये जो वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन था ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। इट वाज एक्चुअली अ मर्जर ऑफ IIRC, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, प्लस SASB, which is Sustainability Accounting Standard Board Foundation। तो ये दो बॉडीज को मर्ज करके VRF बनाया गया, वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन। और IASB और ISSB ने कहा कि अब हम साथ में काम करेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और ये जो फ्यूचर है ESG रिपोर्टिंग का ग्लोब में, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने बोला कि भैया अब हम साथ में काम करेंगे। तो अब क्या हो गया, बॉडीज कौन कौन सी हो गई अगर अपन देखें टाइमलाइन के हिसाब से, तो IIRC मर्ज हो गई वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन में। साथ ही साथ में ये जो आपका टास्क फोर्स फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स क्लाइमेट रिलेटेड है ये आ गया और इन सब ने मिलकर क्या किया, ये 2 बोर्ड बन गई, CDSB और VRF। इन्होंने बोला अब हम बताएंगे। उधर IFRS ने क्या बना दिया, ISB बना दिया और IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो क्या रही है। फिर 2022 में तो इन सब समय के साथ साथ भारत में क्या हो रहा था वो बाद में देखेंगे, पहले ग्लोबल देख रहे हैं। एक आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, वो आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा पूरा पॉइंट। तो यहां पे 2022 में फाइनली फिर IASB ने 2 स्टैंडर्ड इशू कर दिए जो 23-24, इनफैक्ट 1 जनवरी 2024 से ये मैंडेटरी हो गए, उससे पहले ये वॉलंटरी है। कोई भी अकाउंटिंग पीरियड 14-24 से शुरू हो रहा है तो ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड है। 2 स्टैंडर्ड इशू कर दिए इन्होंने, S1 और S2। आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है अभी एक्सपोजर ड्राफ्ट अडॉप्ट होने वाले हैं क्योंकि मॉड्यूल 2022 के बने हुए हैं, अप्रैल 23 के पब्लिश्ड है और ये 1 जनवरी 24 से लागू हुआ है। मॉड्यूल में ना तो ये RTP में अभी आया है ना आपको बताया गया है, तो इसलिए अभी आप ये मानो कि ये नवंबर 24 से आपके लिए रेलेवेंट होगा, मई 24 के लिए नहीं। ये स्टैंडर्ड के नाम आपको याद रखना है, बट अभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अनुसार ये एक्सपोजर ड्राफ्ट स्टेज पर है, पर ये एक्चुअल में मैंडेट किए जा चुके हैं। तो 2 स्टैंडर्ड बनाए किसने, IFRS फाउंडेशन की ISSB ने, विच इज इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने, S1 और S2। और ये पूरे स्टैंडर्ड किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड थे, जो टास्क फोर्स बनाई गई थी क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की, जो SASB के स्टैंडर्ड थे, जो वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन ने काम किया था, जो GRI के स्टैंडर्ड है, इन सबको ध्यान में रखते हुए। क्या नाम है इनके अभी देखेंगे अपन। ये कहानी हुई बेसिकली। इसके अलावा सर US में क्या चल रहा है, UK में क्या चल रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज वेरी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट। वेरी क्विकली 2022 में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने प्रपोज किया कि क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स को एक्सपैंड करके सारी पब्लिक रिलेटेड कंपनीज में बोलेंगे कि डिस्क्लोजर दें जिनमें उन्हें इन मैटर्स पे रिपोर्ट करना चाहिए।
क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं, और उन्होंने एक्चुअल में क्या क्या किया है। तो एनी सिनेरियो एनालिसिस, ट्रांजिशन प्लान, पब्लिकली अनाउंस क्लाइमेट गोल्स जो आपने क्लाइमेट रिलेटेड दिए हैं वो बता दीजिए। यूके ने बोला कि भाई 2050 तक हमें क्या करना है, जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। इसके लिए उनके कंपनीज एक्ट 2006 में एनुअल रिपोर्टिंग के ESG रिलेटेड उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए प्रोविजंस जो मैंडेटरी किए गए। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट है तो याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी हो तो अगर आपका 500 मिलियन से ज़्यादा इन पाउंड स्टर्लिंग टर्नओवर है या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, और ये बेस्ड ऑन TSFD रिकमेंडेशंस थे, यानी IFRS S1 S2 के ऊपर बेस्ड नहीं थे, इसके ऊपर थे। कंपनीज को क्या बताना है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स, एंटी ह्यूमन राइट्स का बहुत बोला बाला है यूके में, एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी एंड कंपनी एम्प्लॉयज, इन सब से रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर देना है और आपको वंस अगेन बताना है क्या रिस्क थे, कैसे आपने उसे मैनेज किया है, आप कैसे उसे एड्रेस कर रहे हो और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो सिमिलर डिस्क्लोजर्स है, यहाँ पे भी वही है। और यहाँ पर इन्होंने फॉर्मुलाइज करके सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। तो जो गोल्स हैं आपके 17, उनसे रिलेटेड इन्होंने SDRs बना रखे हैं यूके ने, और इसके ऊपर ये कंपनीज क्या करती है, रिपोर्ट करती है। देन so this is basically in terms of the timeline what they have given. You can go through this. I don't think this is very critical or important यूके में। अब अपन आ जाते हैं जो हमारे सबसे काम की चीज है, which is basically what ESG in India। सबसे पहले हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर की गाइडलाइंस आई जो वॉलंटरी थी। उसके बाद में एक नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन NVG बनाया गया। इसने बोला कि हम ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि बिजनेस को क्या रिपोर्ट करना है, और इसने BRR रिपोर्ट प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने की बात की। ये सब पुरानी कहानी है, कोई काम की नहीं है तुम्हारे। BRR रिपोर्ट बेसिकली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग थी, 2011 में इंट्रोड्यूस की गई ऑप्शनल बेसिस पे, और अभी रिसेंट पास्ट में 2021 में इन गाइडलाइंस को अपडेट करके BRSR गाइडलाइन बनाई गई, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ये किसने दिया, तो सेबी ने पहले क्या एडवाइस किया था, NVGs, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। अब ये NVGs को चेंज करके नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट नाम की गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड BRSR दिया, और बोला कि अब ये डिस्क्लोजर्स हमें चाहिए। और BRSR का डिस्क्लोजर क्या है दोस्तों, तो जो UN के 17 SDGs हैं, उन 17 SDGs से रिलेटेड BRSR में 9 प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो प्रिंसिपल 1 हो सकता है उसके 4 SDG की बात कर रहा है, प्रिंसिपल 2 में उसके 5 SDG है। क्यों, क्योंकि इन गाइडलाइंस में हमने देखा कि यार इनमें बहुत सारा ओवरलैप है। जैसे कि देखने में ऐसा लगता है कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग अलग अलग SDG है, बट अल्टीमेटली पॉवर्टी कहीं ना कहीं हंगर से, हंगर कहीं ना कहीं गुड हेल्थ से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमने इंडिया में अप्रोच थोड़ी सी बदल दी है। तो सेबी ने आज की तारीख में लिस्टेड एंटिटीज को ये कह रखा है कि दोस्त आपको क्या करना है, आपको SDGs पे रिपोर्ट नहीं देना है, आपको इन 9 प्रिंसिपल पे रिपोर्ट देना है। और ये रिपोर्ट क्या मैंडेटरी है? जी हाँ, ये मैंडेटरी हो चुकी है 23-24 में, मैंडेटरी रिलायंस में आपको दिखेगी, और आने वाले साल में अब इसका अश्योरेंस भी होगा कुछ सेट ऑफ एंटिटीज का। आई विल जस्ट टेल यू दैट इज वेल। ये 9 सिद्धांतों की जो रिपोर्ट है, हर सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। पहले को कहा गया है असेंशियल और दूसरे को कहा गया है लीडरशिप। क्या गजब तरीका अपनाया इन्होंने। पहले ऐसी चीजों को कैसे लिखा जाता था, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, वॉलंटरी रिपोर्टिंग, तो वॉलंटरी सुन के ही आदमी नहीं करता था। अब इसका नाम बदल दिया, मोदी जी माहिर है इसमें। उन्होंने क्या बोल दिया नाम, सबसे पहले असेंशियल, कि भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना ही, और लीडरशिप मतलब ये जरूरी नहीं है पर आप करोगे तो आप लीडर बनोगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से आगे हो इसके डेवलपमेंट में, रिपोर्टिंग। तो लीडरशिप इंडिकेटर वॉलंटरी है, आप रिपोर्ट करना चाहें करें नहीं करें, पर ऑब्वियसली बात है रिलायंस में आप देखोगे उसकी रिपोर्ट में सारे लीडरशिप इंडिकेटर पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे कि हमने ये किया एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे, इन 9 प्रिंसिपल्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ी कंपनी दिखाना चाहेंगी ना कि भाई हम सोसाइटी के लिए इतना बेनिफिट कर रहे हैं।
तो इसमें पूरी रिपोर्टिंग इन 2 पार्ट्स में, हर प्रिंसिपल में 2 रिपोर्टिंग है, एसेंशियल लीडरशिप। तो लिस्टेड एंटिटी से हमारी अपेक्षा है कि वो लीडरशिप इंडिकेटर पे भी रिपोर्ट करें, ऐसा रिकमेंडेड है। और हमारा बेसिक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि हम क्वांटिटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लोजर्स ESG पैरामीटर पर दे सकें, ताकि अक्रॉस कंपनी सेक्टर और समय के अनुसार एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस मैटर्स पे रिपोर्ट हो सके। तो दिस इज बेसिकली BR रिपोर्टिंग। तो इंडिया में क्या चलता है? BRSR। किसने दिया है BRSR गाइडलाइंस? नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट ने। इसके ऊपर मैंडेटरी है, आज की तारीख में मैंडेटरी है। किस पे? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, वो सब बताता हूं, पहले गाइडलाइन समझोगे। 2022 में इसे मैंडेटरी किया गया टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे कि उनको BRSR रिपोर्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ देना पड़ेगी, पर इसका ऑडिट मैंडेटरी नहीं किया गया। 2023 में सेबी ने BRSR गाइडलाइन को BRSR कोर कर दिया और फेज वाइज मैनर में अब इसके ऊपर एक अश्योरेंस रिपोर्ट मांगी है, जैसे कि रिलायंस ने KPMG से अश्योरेंस लिया है इस BRSR की रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने रीजनेबल अश्योरेंस दिया है कि इनकी जो रिपोर्ट में कंटेंट दिया गया है वो सही है। तो क्या ECI ने इसके ऊपर भी कोई स्टैंडर्ड दे रखे हैं? जी हाँ। और वो क्या? हमारे कोर्स में जीना। इतना कर लो, यही बहुत है, जीना भी अपने को। तो हमारे सिलेबस में वो स्टैंडर्ड का नाम है, किसने दिए, क्या दिए है, बाकी स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं। बट ये जो मैंडेट हुआ है 2023 में, ये आपके मॉड्यूल में अभी अपडेट नहीं हुआ है एनी विच। तो पहले अपन क्या करते हैं? पहले अपन BRSR रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, फिर ICI के इनिशिएटिव में आपको बताऊंगा। 1. BRSR is mandatory from financial year 22-23. It was voluntary in 21-22. It has 3 sections, Section A, B, C. Section C talks about 9 principles. And in all the principles, you have your report divided in 2 parts, essential or leadership. Section A talks about general disclosures, which talks about listed company क्या है, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, ऑपरेशंस क्या है, एम्प्लॉइज कितने हैं, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी क्या है, ताकि यूजर रिपोर्ट पढ़ने से पहले ये समझ सके कि भैया आप किस डोमेन में किस तरह का काम कर रहे हैं। देन मैनेजमेंट प्रोसेस और डिस्क्लोजर्स, आप इसे बोल सकते हो क्वालिटेटिव डिटेल्स, जिसमें आप प्रोसीजर्स आपने क्या फॉलो किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ESG, इसमें डिफाइंड है कैसे चाहिए वो बताएंगे, क्या आपके प्लान्स हैं। और फाइनली 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर आपकी रिपोर्ट है। इन सब में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए गए हैं जो 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। असेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी है, लीडरशिप ऑप्शनल है। इसमें आप किस तरह की चीजें देते हैं, ये कुछ सिर्फ एग्जाम्पल है। क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कंडक्ट किए लोगों को, कितना, जैसे ह्यूमन रिलेटेड है तो उसमें आप बताओगे कि भैया आपने कितना ट्रेन किया उनको एनवायरमेंटल गाइडलाइंस के ऊपर, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने कंडक्ट किए। एनर्जी रिलेटेड कितना आपका कंजम्पशन था, कितना जनरेशन था। एयर वाटर पोल्यूशन, वेस्ट आप कितना जनरेट करते हो, कैसे मैनेज, ऐसी ढेर सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। लीडरशिप में कैसी चीज़ें, लाइफ साइकिल असेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है भाई, अब आप सिगरेट बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सोसाइटी वेलफेयर से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो उसको। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना को आप कैसे प्रिवेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। एनर्जी कंजर्वेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें, आप अपने कैसे वेंडर्स को, कस्टमर्स को ESG के लिए प्रमोट कर रहे हो। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं हमारे लिए, ये 9 प्रिंसिपल्स और वो 17 SDG गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। What are these 9 principles and should I remember them number wise? Absolutely yes. क्वेश्चन 9 प्रिंसिपल भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी एक प्रिंसिपल के पॉइंट्स पे भी आ सकता है। फर्स्ट कमिंग ऑन टू द 9 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका किससे रिलेटेड है? एथिक्स। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई हमें भी 17 SDG गोल्स मैनेज करना है, हमें भी जो 3 पिलर है एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस, इसी की बात करना है। तो हमने ये जो 9 सिद्धांत दिए, इसमें हमने 2 मुद्दे एनवायरनमेंट के, 3 सोसाइटी रिलेटेड और 4 गवर्नेंस रिलेटेड शामिल किया। हमने बोला भाई
एक कंपनी को अगर सोसाइटी वेलफेयर में काम करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसे एथिकल होना पड़ेगा, प्रॉपर वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। अब इसे ये सब छोड़ो, आप तो याद करने का तरीका समझो। तो पहली चीज बीआरएसआर रिपोर्ट किस में जा रही है? एनुअल रिपोर्ट में। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एनुअल रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स चाहिए रिलेटिंग टू ऑल द मैटर्स विच वी आर आस्किंग फॉर। तो एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विल बिकम द फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज। सेकंड, हमें क्या करना है? हमारा धंधा, गोल्स, हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेफ और सस्टेनेबल होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी नीड टू इंश्योर, डिस्क्लोजर प्रॉपर है। सेकंड, हमारे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेफ सस्टेनेबल हो। फिर अपन एक एक करके बात करते हैं। हमको किसका ख्याल रखना है? तो हमारे एम्प्लॉइज का। वी हैव टू प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज प्लस पीपल इन द वैल्यू चेन, सप्लाई चेन, उनका ख्याल रखना है। एम्प्लॉय के बाद किसका ख्याल रखना है? इन्वेस्टर्स का, स्टेक होल्डर्स, तो उनका इंटरेस्ट और उनके क्वेरीज का रिस्पॉन्स प्रॉपरली करें। इसके बाद किसका ख्याल रखना है? तो ये 5 और 6 नंबर के प्रिंसिपल अलग है, इसको साइड कर दो। तो 4 के बाद 5वां, 6ठा छोड़े तो 7वां क्या है हमारा? सरकार का, यानी पब्लिक रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी मैटर पे जनता का, इस पे आपका क्या इम्पैक्ट है? और इन सब के बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है? कैसे आप इंक्लूसिव, इक्विटेबल और सबके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी ग्रोथ फॉर एवरीबडी हु इज कनेक्टेड विद यू। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ ओनर ही कमा रहे हो और बाकी को आप क्या कर रहे हो? कटप्पा जैसे आप निचोड़ रहे हो। नहीं, आपको सबकी ग्रोथ देखनी। तो सर इस पूरे में कंज्यूमर तो भूल ही गया है, कंज्यूमर जाए आखिरी में। प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो देखो ये 9 में से अपन 7 याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 4 बीच में 2 छूटेंगे, 5 और 6 अंगूठा दिखा दो 5 6 को, और फिर 7 पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे किससे? तो हमें याद रखने हैं टोटल 9, 4 5 छोड़ दिए। तो पहला हमारा क्या हो गया? एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेफ सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर एम्प्लॉयज का ध्यान, वैल्यू चेन में जितने लोग हैं उनका ध्यान। उसके बाद में पब्लिक रेगुलेटरी बॉडीज का ध्यान, इनफैक्ट सही मायने में स्टेक होल्डर्स का ध्यान, उसका इंटरेस्ट, पब्लिक रेगुलेटरी बॉडीज का ध्यान। देन सस्टेनेबल, सबका साथ सबका विकास है 8वां पॉइंट आपका, इक्विटेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इन सब के बाद में फाइनली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर कंज्यूमर्स। 2 जो बीच में आपके बच गए 5th और 6th नंबर के, वो क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट। सोसाइटी और एनवायरमेंट रिलेटेड यू 2 पॉइंट। तो ये आपके 9 प्रिंसिपल है, ये ऐसे याद रखना है। अब एक एक करके सब पे बात करते हैं क्या है। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट, द फोकस एरिया इज बिजनेस डिसीजन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। अब इसको समझने के लिए मुझे बस क्विक 1 मिनट दीजिए। मैं आपको रिलायंस की बीआरएसआर रिपोर्ट 22-23 की दिखाता हूँ। लेट्स से ये खुली हुई है प्रिंसिपल 2 की, भी रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था। क्या बताया? बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मस्ट अडॉप्ट सेफ, रिसोर्स एफिशिएंट, लो कार्बन टेक्नोलॉजी टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर, प्रोक्योर, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर की टू एनहांसिंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ब्ला 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 ब्ला। ये आपने प्रोसीजर्स, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव बात की। आपको हर बीआरएसआर का जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल 17 गोल्स जो है उनमें से एक या एक से ज्यादा गोल से रिलेटेड है। तो सेकंड प्रिंसिपल इतने सारे गोल से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना पड़ता है कौन कौन से गोल से रिलेटेड। फिर आपको हाइलाइट्स देना पड़ती है। प्लास्टिक पैलेट सोल्ड विथ पार्शियली ओरिएंटेड वर रिक्लेम्ड, इट वाज रिसाइकल्ड। तो अब आपको क्या है इसमें, इस तरह की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ। एसेंशियल इंडिकेटर्स क्या बताया देखो। तो विद इन दिस सेकेंड प्रिंसिपल व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग द ईयर, हमने क्या R&D पे खर्चा किया, क्या केपेक्स पे किया, क्या हमारी सस्टेनेबल सोर्सिंग थी, क्या हमने इनपुट्स को सस्टेनेबली सोर्स किया है। तो इसमें देखिए, फॉर आवर ऑयल टू केमिकल बिजनेस वी हैव अडॉप्टेड अ प्रोप्राइटरी सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इक्विटीज। इस तारीख पे हमारे 90% ऑफ सप्लायर्स के साथ हमने ये अग्रीमेंट कर रखा है।
जिसमें हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सस्टेनेबल हो, यानी फ्यूचर तक चल सके, फ्यूचर जनरेशन को मिल सके, उसके लिए हम कुछ हरकतें। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन प्लेस टू सेफली रिक्लेम योर प्रोडक्ट फॉर रीयूजिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिंग एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ फॉर प्लास्टिक, ई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट और अदर वेस्ट। ये 4 मुद्दों पे ये BRSR का जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है ना, जैसे कारों में क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी इस तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सब डिफाइंड है उस रिपोर्ट में, हमें सिर्फ इसके सामने फिगर्स फिल करने। तो प्लास्टिक में हमने क्या किया, पेट रिसाइकलिंग करी, वेस्ट टू रोड, वेस्ट टू ऑयल, ये सारी चीज़ें बताई, ई वेस्ट कैसे मैनेज किया, हजार्डस वेस्ट कैसे मैनेज किया। तो ये लाइन से क्वेश्चन है, इन सब के ऊपर आपको जवाब देने। हैविंग सीन दिस, अब आप देखिए थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ये सेकंड प्रिंसिपल बताया मैंने आपको अभी। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अपने को 9 प्रिंसिपल डिस्कस करना। तो थ्योरी चैप्टर थोड़ा लंबा है, बट अपने को कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो अपन थोड़ा आसानी से ध्यान भी रख पाएंगे। कोर एलिमेंट के एंटिटीज गवर्निंग द स्ट्रक्चर शुड डेवलप policies, procedures, and practices for offices, factories, work areas, ensuring ethics is not compromised. तो इस पहले पॉइंट का हाईलाइट क्या है? Policies, procedures, and practice for ethics. We have to give information and performance relating to policies, procedures, practices to stakeholders. तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी का है। इसको याद रखना है आपको। तो कैसे याद रखोगे, ऐसे ध्यान रखो। सबसे पहले क्या हमने एथिक्स के ऊपर पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस डेवलप किए, ये पहला पॉइंट है। अगर डेवलप किए तो क्या हमने उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, शेयर किया है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हैं, ताकि वो लोग भी उसे फॉलो करें। थर्ड, अगर हमने किया है तो कोई वायलेशन आया है तो उसे प्लीज डिस्क्लोज करें, ट्रांसपेरेंट रहें, घबराए ना। कोई भी एथिकल नॉन कंप्लायंस हुआ है, जैसे कि हमने बोल रखा है कि भाई आप क्या करोगे, यू विल नॉट बाय, हमने हमारे सप्लायर्स को बोल रखा है कि आप कोई भी मटेरियल क्या नहीं करेंगे, यू विल नॉट बाय एनी गुड्स फ्रॉम कंपनीज विच आर नॉट कार्बन न्यूट्रल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। फिर भी वो खरीद रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सप्लायर से डिसएंगेज करेंगे। तो ऐसे कोई भी है तो उसे डिस्क्लोज करेंगे। तो जो वैल्यू चेन में आपकी एंटिटीज़ हैं, वही जो आपके बारे सप्लायर है, उन्हें भी आप इनकरेज करें कि आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉलो करें, या खुद का बनाएं और उसे फॉलो करें, मैनेज करें। प्लस वैल्यू चेन में अगर कोई वायलेट कर रहा है तो आप उसके साथ क्या करें, करेक्टिव एक्शंस इनिशिएट करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 9 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। उसमें क्या है, उसके अंदर 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि क्या आपने पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डेवलप किया है। दूसरा, आपने उसे स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट किया है। तीसरा, कोई वायलेशन है तो डिस्क्लोज करो। चौथा, वैल्यू चेन को बोलो कि आप लोग भी फॉलो करो, और उन्होंने कहीं कोई नॉन कंप्लायंस किया है तो उनके साथ प्रोएक्टिव एक्शंस लो और बात करो कि यार ऐसा मत करो। ये पहला प्रिंसिपल। सेकेंड, अब दोस्तों ये देखिए द्रोण चार्ट की खूबी क्या होता है, अपन किताब में पढ़ते हैं, दीज आर ऑल ऑब्वियसली बात है कई पेजेस पर। यहाँ पे आपको क्या, 2 पेज में पूरी समरी ऐसी दिख रही है, यू विल बी एबल टू रिलेट, रिमेंबर एंड ऑल्सो रिवाइज इट इजली। चलिए, सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, जो रिलायंस का पन्ना भी देखा। फोकस क्या है, गुड सर्विसेज ऑपरेशंस शुड रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर कंज्यूमर एंड यूजर्स। कोर एलिमेंट क्या है, जब आपका प्रोडक्ट इन हाउस डिजाइन हो रहा है तो आप प्रोडक्शन की क्या मेथड यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजीज कैसी यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपका रिसोर्स यूजेज मिनिमाइज हो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल हो। तो यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैं तो आपको इनपुट्स का मिनिमम यूजेज और सस्टेनेबल यूजेज कैसे कर रहे हो आप। प्लस, हाउ आर यू एजुकेटिंग एंड अवेयरिंग योर कंज्यूमर्स एंड क्लाइंट्स अबाउट देयर राइट्स। प्लस, हाउ आर यू टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये किसके ऊपर है बेसिकली, सेफ सस्टेनेबल गोल्स और सर्विस। 2 चीजें, एक मेरी इनपुट सोर्सिंग कैसे, और दूसरा आउटपुट किसके पास जा रहा है, मेरे कंज्यूमर के पास। तो मुझे कंज्यूमर को उनकी राइट्स के लिए अवेयर कराना है, तो वो मैं कैसे करा। एंड देन फाइनली, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन।
प्रिंसिपल 3, हमें एम्प्लॉयज़ और जो वैल्यू चेन में लोग हैं उनका वेलबींग पे ध्यान रखना है। तो एंटिटीज इनिशिएटिव फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, डिग्निटी, हेल्थ, वेलबींग। बिग 4 पे अगर ये एप्लीकेबल हो जाए तो क्या मालूम कैसे रिपोर्ट करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस। तो कोर एलिमेंट में क्या बताना है, बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ क्या है आपकी ह्यूमन रिसोर्स से, कि आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बेसिक फुलफिल करो। वो बेयर मिनिमम है कि भैया पीएफ, ईएसआई, उसको जो आपको ग्रेचुइटी, ये सब बेनिफिट्स देना है, ये तो देना ही। फिर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी। ध्यान रखना है कि आपको चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, कैजुअल लेबर या जो इंटरेस्टेड नहीं है उनके साथ कम से कम रखना है। यू हैव टू प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। हा, बिग 4 जिंदाबाद। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जो सेफ, हाइजेनिक, कंफर्टेबल हो। खास तौर पे ध्यान रखें सेक्सुअल हरासमेंट, एम्प्लॉय वायलेंस, चाइल्ड वायलेंस, इस तरह की चीज़ें, इनफैक्ट फीमेल वायलेंस, ये सब से प्रिवेंट कर सकें। प्लस उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, समय पर वेजेस देना, इंश्योर करना कि क्या वेजेस उनकी मीन्स को मीट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये पूरा लेबर रिलेटेड है। देन फोर्थ, स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी और स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट विल इंक्लूड क्वालिटी, एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी। तो दिस इज नॉट जस्ट स्टेक होल्डर मतलब इन्वेस्टर, ऑल स्टेक होल्डर्स। तो एम्प्लॉय भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर कस्टमर्स भी। इसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर से करना है कि हमारे ऑपरेशंस का, बिजनेस डिसीजंस का उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पॉलिसी डिसीजंस बताने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन बताना है, इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन है और क्या बेनिफिट्स हमने उनके लिए क्रिएट किया है, सब ब्रॉड है। 5th और 6th बाद में देखेंगे। 7th, पब्लिक रेगुलेटरी पॉलिसी में हमारा क्या इम्पैक्ट है। तो क्या आपने BRSR के कोर एलिमेंट्स को होलिस्टिकली मीट किया है, आगे जाके आप क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ESG, यूटिलाइज कलेक्टिव एसोसिएशंस, आपका कोई ग्रुप आपने बनाया है और उसमें आप कुछ इस तरह की CSR या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसे फेयर कंपटीशन प्रिवेंट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट अब्यूसेस को आप प्रिवेंट कर रहे हैं। तो कैसे आप क्या चीज़ें बताओगे इस पर कि भाई हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स में एज एन मिनिमम लीव्स देने का हमारा जो सिस्टम है, एम्प्लॉय की हेल्थ चेकअप कराना, उनकी मेंटल हेल्थ की टेक केयर करना, इस तरह की चीज़ें। तो इनसे रिलेटेड हम क्या एक्शंस ले रहे हैं लार्ज स्केल पर, जिससे पब्लिक एट लार्ज पे हम या रेगुलेटरी बॉडी लेवल पर हम इसका इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, पॉलिसी चेंज लेकर आ रहे हैं। देन सबका साथ सबका विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ, इक्विटेबल डेवलपमेंट, क्लोज पार्टिसिपेशन अमंग्स एंटिटीज, एसोसिएशंस, कम्युनिटीज। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई और एड्रेस करें इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। Review, measure, and track the adverse impact of their work on the society. Bring better products and technologies. Focus on local regional development. Ensure business-induced displacement or relocation does not happen. यानी आपके कारण लोगों को इधर से उधर ना जाना पड़े। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। तो इससे क्या होएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी अपने अपने बारे में सोच रही है, इट इज लुकिंग आफ्टर ऑल, इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबके लिए ग्रोथ। तो इसका मतलब अब आपको क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं देंगे, वहीं के वहीं रोक रखेंगे, इस तरह की चीज़ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज, इन सबको डिजर्व रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सबको ग्रोथ का इक्वल नहीं बट एक फेयर शेयर मिलना चाहिए। और आखिरी में कंज्यूमर, हम कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर को दे रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर अ रीजनेबल प्रॉफिट, ओवर प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। फार्मा कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप इसे सोचना ही, आपको फार्मा कंपनीज ये डिस्क्लोजर देगी तो उसे सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट से क्या यूजर, प्लैनेट, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। कस्टमर को हम कैसे बता रहे हैं सेफ और रिस्पॉन्सिबल वे, जिससे हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सके, रीयूज कर सके, रिसाइकल कर सके, डिस्पोजल। तो भाई हमारी पैकेजिंग में लिखते हैं रीयूज करो। जैसे H&M में आप जाओगे तो यू गिव देम अ बैग फुल ऑफ क्लोथ्स और वो आपको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो दैट इज वन ऑफ देयर पॉलिसीज व्हिच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर, दैट वी आर प्रमोटिंग रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो एनकरेजिंग बाय गिविंग डिस्काउंट्स। When in business, providing essential goods and services enable universal access. तो ये स्पेसिफिकली क्या है, अगर आप नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप गैस सप्लाई कर रहे हो, इस तरह के कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य होर्डिंग नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए आप लार्ज स्केल पे अवेलेबल कराएं।
फार्मा प्रोडक्ट, जेनरिक ड्रग्स है, सब जगह कैसे अवेलेबल कराएं। फ्रीडम ऑफ चॉइस और फेयर कंपटीशन, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पेटेंट आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हो या सिमिलर प्रोडक्ट्स को डेवलप नहीं करने दे रहे हो। कस्टमर डेटा प्राइवेसी हैंडलिंग, बिग थिंग नाउडेज। एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो कंफ्यूजिंग तो नहीं है, कंज्यूमर को आप इंस्टिगेट करके या एक तरह से मिसडायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर, एक्सेसिबल, ग्रीवियंस रिड्यूसल, फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम बना रहे हैं। आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा इन सबको फॉलो कर लो, राम राज्य दोबारा आएगा, मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे, ये बिल्कुल वैसा। तो राम राज्य की बात करें तो दो मुद्दे हमारे आखिरी के जो 6 और 7 थे, विच वर बेसिकली रिलेटिंग टू व्हाट ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटी और एनवायरनमेंट है। सॉरी ह्यूमन राइट्स, इसमें जैसे आप देखते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वायलेंस, अब्यूसिव फेस बाय द पीपल, बिजनेस ऑपरेशंस के कारण ह्यूमन राइट्स आपके कैसे इफेक्ट होंगे। तो आपको बताना है कि सबसे पहले आप समझो कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, एज इन व्हाट आर पीपल्स राइट एंड हाउ यू शुड नॉट बी इंक्रोचिंग देम। तो भाई आप क्या है, मॉल बना रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे वर्कर्स लेबर्स का, तो ह्यूमन राइट्स है उनके प्रिवेंट करने का। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी में एम्प्लॉइज लेबर यूनियन बना रहे हैं तो आप उन्हें रोको मत कि भैया मत बनाओ, गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी राइट्स के लिए वो बना रहे हैं, तो ठीक है, क्या बुराई। दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर इट। तो कैसे वायलेट कर सकते हैं? तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हो, या इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आपको इसको कंप्लाई करना। Integrate human right element in your policy procedures. Recognize and respect human rights for all relevant stakeholder groups within and beyond the workplace. आप देखेंगे तो कंपनी की आप बाकायदा ढूंढोगे तो पॉलिसी मिलेगी उनके। एप्पल पे जाइए और लेबर यूनियन पॉलिसी बनाइए, तो दे डिडंट हैड अ यूनियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो दिखेगा उसमें कि उन्होंने लिख रखा है कि भैया वी प्रमोट, वी डू नॉट डिजिस्ट, लेकिन एज सच इट शुड, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस है उससे, तो दे पुट लाइक दिस। बट वो कंपनी बोलेगी नहीं हम बनाने ही नहीं देंगे, तो ये समझ लो आपकी ये यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट में आ जाएगा। एंड देन एनवायरमेंट, economic prosperity and sustainability. I'm sure these are difficult things to remember, but these examples and the logic will help you to at least write some keywords, and revision से फिर और काम होगा। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्लेस, तो ये अपना एक कीवर्ड बन गया हर जगह के लिए एक तरह से। टू असेस एंड रेक्टिफाई इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, नेचुरल मैनमेड रिसोर्सेज कैसे बेहतर यूज कर रहे हो, यानी मिनिमम यूटिलाइजेशन, एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट पोल्यूशन एज इन वेस्ट जनरेशन आपका, तो वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, लैंड यूज, क्लाइमेट चेंज में आपका कंट्रीब्यूशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस साइकिल करना। बेसिक फंडा क्या होता है, एनवायरनमेंट को बचाना है तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कंजम्पशन कम करिए, जितना ज़रूरी है उतना करिए, ताकि आगे की जनरेशन्स को मिले, सस्टेनेबल रहे, वापस दोबारा यूज़ करने की कोशिश करें, और जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करें, फेंके ना। तो इससे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके BRSR के क्या है दोस्तों, 9 प्रिंसिपल्स। अब अगला सवाल ये होता है कि क्या इसके ऊपर कोई ऑडिट रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए ICI ने क्या किया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। 2020 ने ICI ने भी एक बोर्ड बना दी, SRSP, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसका मिशन क्या था, बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाना और मेजर्स इंप्लीमेंट करना, और शुरुआत इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से हुई। हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का अवार्ड भी देना शुरू किया इन द नेम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। किसने? ICI ने। सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। साथ ही साथ में जो पहले BRR रिपोर्टिंग होती थी उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया कंपनीज, मेंबर्स इन इंडस्ट्री पे, कि कैसे वो लोग वो बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में हमने एक ऐसे ही इशू किया, अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट, कार्बन रिक्वायरमेंट्स आपकी, इनफैक्ट कार्बन यूजेज आपका किस है, उसके ऊपर आपको कुछ कंपनीज ने प्रोटोकॉल साइन किए हैं जिसमें उन्होंने कमिट किया है कि भैया हम न्यूट्रल होंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे, और अगर हम नेगेटिव में हैं तो हम परचेज करेंगे कार्बन क्रेडिट्स उन कंपनीज से जो पॉजिटिव है। तो उसके लिए आपको एक अश्योरेंस रिपोर्ट लगती है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरा इतना कार्बन कंजम्पशन था या कंट्रीब्यूशन था, तो वो कैसे उस पर अश्योरेंस देना है, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट है 3410, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पर सर जब हमने SRSB बना दिया तो फिर इसके ऊपर अलग स्टैंडर्ड आना चाहिए, ऐसे ही क्यों आया? क्योंकि ये तो अपनी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का स्टैंडर्ड हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया, अब एक नए स्टैंडर्ड्स जो आ रहे हैं वो नए स्टैंडर्ड्स अब SAE के नाम से नहीं आएंगे,
तो वो किस नाम से आएंगे? तो देयर विल बी ऑल टुगेदर न्यू स्टैंडर्ड विच हैव ऑलरेडी बीन इशूड। 16 स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं SAS के नाम से, विच आर सोशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आगे से अब जो आपके स्टैंडर्ड्स आएंगे वो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के नाम से आएंगे। एनीवेज, BRSR से भी लेके आया 21 में, तो उसका बैकग्राउंड मटेरियल हमने बनाया। और जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भारत की और भारत की कंपनीज की क्या स्टेटस है एज ऑन 2020 वो रिपोर्ट करी। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई 2020 में ICI ने, जिसमें बताया SDG 1, इससे रिलेटेड ये एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड नेशंस की, भारत यहाँ पर खड़ा है, भारत में जो कंपनियां हैं लिस्टेड उन्होंने इससे रिलेटेड ये डिस्क्लोजर दिया, और हमारे जो BRSR के 9 प्रिंसिपल, BRSR अभी आया, पहले BRR था, वो प्रिंसिपल SDG से कैसे रिलेट करते हैं, ICI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। FAQs ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दिया। आपका ये पूरा चैप्टर इस FAQ से उठा के बनाया गया है, इस कारण से क्योंकि ये 2020 में बना था और 2022 में बना था, तो पूरा कंटेंट वो वाला है, उसके बाद अपडेट हुआ नहीं है, और RTP में भी कोई अपडेशन नहीं है मई 24 में। प्लस इन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैच्योरिटी मॉडल बनाया, मॉड्यूल में 1.0 लिखा हुआ है, बट 2.0 भी अब आ चुका है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, हर कंपनी ने जो रिपोर्टिंग करी है BRSR के अंतर्गत, उसकी रिपोर्ट में उसने जो चीज़ें बताया, हमने ये किया ये नहीं किया, उसके बेसिस पे उसको पॉइंट्स देंगे और उसकी रेटिंग देंगे कि वो कहाँ पर आती है। ऐसा एक मैट्रिक्स ICI ने दिया है। तो सर अभी आज की तारीख में स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो सोशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड SRSB ने इशू किए हैं, विच इज़ 100 to 1600। इनके आपको सिर्फ ऐसे 100, 1, 200, 300, 400 ऐसे इनके नाम दिए हुए हैं मॉड्यूल में, मुझे लगता है उसको याद करने की ज़रूरत है। इनका क्या एम है, तो जो ऑडिट करेगा उसे सोशल ऑडिटर कहा जाएगा। उसको गाइडेंस दी है कि वो कैसे इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकता है सोसाइटी के साथ, एंगेजमेंट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेज विच आर एंगेज्ड इन वेरियस एरियाज एंड ऑडिट स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स अप्लाइड इन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो क्या होता है, जैसे आप एक फैक्ट्री डालते हो ना, तो आपको एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर्म बना के पोल्यूशन कंट्रोल विभाग से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया मैं फैक्ट्री डालूंगा तो इससे इतने नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम होंगे, इससे इतना वाटर कंज्यूम होगा, इतना एयर पोल्यूशन होगा, वाटर वेस्ट जनरेशन होगा, मैं इसे ऐसे मैनेज करूँ। वो सब देख के फिर लगता है एक्सेप्टेबल है, तो आपको परमिशन मिलती है फैक्ट्री बनाने की। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि मैं एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करूंगा कि मेरा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, स्टाफ कितना इधर से उधर आएगा, उधर से इधर जाएगा, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट देना है। तो ये 16 मुद्दे अलग अलग जिसके ऊपर रिपोर्ट हो सकती है। तो वो रिपोर्ट अगर आप दोगे तो उस पर कैसे चेक करेगा एश्योरेंस देने वाला ऑडिटर, वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बता, ठीक है। अब मैं आपको लेटेस्ट ICI की जो अपडेट है वो बताता हूँ, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए, क्या ESG ऑडिट मैंडेटरी है? आपके मॉड्यूल के अनुसार अभी वॉलंटरी है, बट रियल लाइफ में मैंडेटरी हो चुका है। तो पहले मॉड्यूल में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। ESG ऑडिट इज अ प्रोसेस विच वुड हेल्प कंपनीज टू इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क फॉर कंपनीज प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, operations, etc. So what is ESG audit? We can get a question on this. It's a process helping the companies to evaluate their environmental and social risk arising from their products, services, and operations. How will it help? It will help, ESG audit will help businesses to look at their supply chain risk, risk management capability, and disclosures with shareholder relating to environment and society. For this, there is a Assurance Engagement on Sustainability Information, SSAE, drafted. This is basically a standard on sustainability assurance engagement. तो एक SAE 3410 था जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर अश्योरेंस देने पे था। एक्चुअल में इंडिया में जो BRSR का ऑडिट होगा, आप ये कह लीजिए, आप ये समझ लीजिए, वो स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। Assurance Engagement on Sustainability Information.
इस स्टैंडर्ड में बताया गया है कि आप कैसे एश्योरेंस दे सकते हो अगर आपकी जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी ने डिस्क्लोज की है उसका एश्योरेंस आपसे मांगा जाए तो, जो आज की तारीख में BRSR की रिपोर्ट है। ये आपका अम्ब्रेला मेन स्टैंडर्ड है जो सारी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन की एंगेजमेंट पे लगेगा। फिर आप BRSR की रिपोर्ट दो या GRI के स्टैंडर्ड के अनुसार दो या IFRS फाउंडेशन के अनुसार दो, पर इंडिया में BRSR मैंडेटरी है। The intended users of this standard will be assurance providers, chartered accountant firms and others, entities जिनको ये रिपोर्ट अश्योरेंस चाहिए, और इवन गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स जो बोल सकते हैं कि हमें डेटा ऑडिटेड चाहिए। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अश्योरेंस रीजनेबल हो सकती है या लिमिटेड, दोनों। रीजनेबल में आप बोलोगे कि द इंफॉर्मेशन गिवन इज फेयर, और लिमिटेड में आप कहोगे नथिंग इज कम टू आवर नॉलेज टू मेक अस टू बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन इज अनफेयर और इनकरेक्ट। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले में आप बोल रहे हो मूवी देखी कैसी थी, बढ़िया थी। दूसरे में कोई आपसे पूछ रहा है मूवी देखी कैसी थी, मैंने बोला यार ठीक है ऐसे देखी, बाकी ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखा, मतलब कुछ खास ध्यान से फोकस नहीं किया। दोस्त के बारे में पूछा यार वो कैसी है बंदी, बोला यार बहुत बढ़िया, एक नंबर, ऐसे जानते वैसे जानते, एकदम संस्कारी है लड़की। दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस। हमने बोला यार कैसी है, उसका ज़्यादा पता नहीं था उसको, तो उसने बोला यार जितना हमने देखा है हमारे पास बैच में थी, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, पर ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी। बाकी वो पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं है, लिमिटेड एश्योरेंस जो रिव्यू में आता है। दोनों तरह की एंगेजमेंट हो सकती है। 3410 मैंने आपको बताया क्या। तब BRSR के ऊपर एक CA को बोला कि भाई हमें इसका एश्योरेंस रिपोर्ट दे दो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, है नॉन हिस्टोरिकल डेटा या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, तो इस कारण से इसके ऊपर नॉर्मल एसेज नहीं लगेंगे, तो हमें जो रिपोर्ट देना है वो SSAE के अंतर्गत देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG रिपोर्ट एंड पैरामीटर। पहले तो अपन समझो BSR में रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम ऑन साइड जाके असेसमेंट करेंगे जो मैनेजमेंट ने ESG रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। उसके बेसिस पे हम हमारी एक असेसमेंट रिपोर्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, मैनेजमेंट को लेके बैठेंगे और उसके रिस्पॉन्स लेंगे कि यार आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है हमारे हिसाब से ये चीज़ों पे हमें जानकारी मिली नहीं मिली, ये हमें गलत लग रहा है, अब आप बताओ। और फिर फाइनली हमारी ऑन साइड असेसमेंट की हम क्या करेंगे, फाइंडिंग्स देंगे, जिसके बेसिस पे फाइनली हमारी रिपोर्ट बन जाएगी और उसमें हम कोई रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, मैनेजमेंट के कमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। बस सिंपल सी ये मेथोडोलॉजी है BRSR की रिपोर्ट देने की। ऑडिटर को प्रोसीजर्स क्या लगाना पड़ेंगे, तो हमें एंटिटी समझना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए कि इसके एनवायरनमेंट सोसाइटी के क्या क्रॉस कनेक्शंस हैं। इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटर्स रिपोर्ट हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क आर एड्रेस्ड इन द ऑडिट। आप एक चीज समझिए, आपके यूजर्स कौन कौन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। नॉर्मली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताएगा आपको रिपोर्ट कैसी देनी है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द मैटर्स विच वर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द ऑडिट, जरूरत पड़े तो डिस्क्लोज करो, और BSR की रिपोर्ट में कोई मैटर को एम्फेसाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर दे सकते हैं। क्या एडवर्स रिपोर्ट दी जा सकती है, बिल्कुल क्वालिफाइड, बिल्कुल, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है। तो हमें देखना है कि क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का दिया है या नहीं, एज पर दी एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। आज की तारीख में फ्रेमवर्क BRSR है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन जो अपन ऐसे 720 में पढ़ते हैं उसमें आप ये देख लीजिए कि कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है कि BRSR की रिपोर्ट में कुछ दिया गया और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ और बात है। तो ये ऑडिटर का रोल रहेगा, अश्योरेंस एंगेजमेंट अगर उसे मिलता है कोई तरह का ESG रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो इंडिया में BRSR है। और इसी के साथ आपके मॉड्यूल में जो कंटेंट दिया हुआ है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट इट। लेटेस्ट अपडेट पढ़ लीजिए, नवंबर 24 के लिए रेलेवेंट हो सकती है, मई 24 के लिए नहीं है। बाकियों को अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है तो समझ लीजिए। 23-24 तो मई चॉइस में आपके एसेट एनुअल रिपोर्ट और चॉइस से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंट है, पर ये अमेंडमेंट न जाने क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं किया। टॉप 1000 कंपनियों को कंपलसरी BSR फॉर्मेट में एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना है। यही नहीं, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन सीन ऑन द 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो टॉप 1000 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर ये लागू होगा। प्लस
आपको कंपल्सरली इसका अश्योरेंस करवाना है और अश्योरेंस रिपोर्ट लेनी है। किसे? टॉप 1000 को नहीं। 23-24 में सिर्फ 150, अगले साल में 250, फिर 500 और फिर 1000। इसे ग्लाइड पाथ का नाम दिया है, सेबी ने बताया, ये सब प्रिस्क्राइब किया। धीरे धीरे 2027 तक सारी 1000 कंपनियों में एश्योरेंस रिपोर्ट होगी। यही नहीं, आपके जो की सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं, अगर वो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जैसे आप माल बेच रहे हो या जिससे खरीद रहे हो, पार्टनर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी क्यूमुलेटिवली कंप्राइजिंग 75% ऑफ योर परचेज एंड सेल्स बाय वैल्यू। यानी तो समझो आपके 10 सप्लायर है, जिनमें से 3 सप्लायर की टोटल परचेज मिला लो तो 75% हो जाती है, तो वो 3। सिमिलरली सेल्स, अगर वो इंस्टीट्यूशन है, तो आपको ये देखना है, आपको डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यू चेन will be made by listed company as per BRSR code as a part of their annual report। तो वहां पर क्या कंप्लायंसेस है उसकी रिपोर्ट BRSR में मांगी गई है, वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी। वैल्यू चेन रिलेटेड अपन ने देखा था, एक पॉइंट था प्रिंसिपल वैल्यू चेन का, प्रिंसिपल नंबर 3, एम्प्लॉइज एंड वैल्यू चेन। क्या उसका ऑडिट कराना पड़ेगा और वो रिपोर्ट किसको देनी है? तो टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन को 24-25 से कंप्लाई और एक्सप्लेन, यानी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप पालन करो, नहीं किया तो एक्सप्लेन कर दो क्यों नहीं किया। वैल्यू चेन के ऊपर भी आपको क्या करना है? रिपोर्ट देना पड़ेगा। प्लस यू विल आल्सो हैव टू गिव लिमिटेड एश्योरेंस फ्रॉम 25-26 ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस, दिस इज रिव्यू। तो वैल्यू चेन में जो आप डिस्क्लोजर दे रहे हो उसका कंप्लायंस एज इन लिमिटेड रिव्यू होगा, और आपके खुद का आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। एश्योरेंस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? सीए फर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, बट इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब जो आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रही है, या ऑडिट या नॉन ऑडिट या एश्योरेंस, ऑडिट और एश्योरेंस सर्विसेज आपको दे रही है, आपको यानी आपको या आपकी ग्रुप एंटिटीज को। कौन? वो या उसकी एसोसिएट फर्म्स। तो जो सेक्शन 144 की तरह की रिक्वायरमेंट है वो लोग नहीं दे सकते, ऑडिटर नहीं दे सकता, कोई दूसरा व्यक्ति, उन्हें देना पड़े। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए या कमीशंस के नाम लिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ली, ये सब कब बनी थी, इन्होंने क्या दिया, आज की तारीख में ये हैं या मर्ज हो गई हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने सारे नाम है, बच्चा कंफ्यूज हो गया तो पढ़ेगा ही नहीं, पर एमसीक्यू आ गया तो क्या करोगे, तो उसी एंगल से। इनमें मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर तो मर्ज हो गई आईएफआरएस फाउंडेशन में। जैसे ये जो क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोर्ड था, ये मर्ज हो गया आईएफआरएस फाउंडेशन में। ये टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ये भी मर्ज हो गया आईएफआरएस फाउंडेशन में। एसएएसबी भी आपका आईएफआरएस फाउंडेशन का पार्ट बन गया। आईआईआरसी जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देता है, उसकी रिपोर्ट आज भी जिंदा है, पर ये सब अब आईएसआरएस फाउंडेशन के पार्ट बन गए। पहले ये वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन में गए, और वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन फिर आईएफआरएस फाउंडेशन का पार्ट। और आईएफआरएस फाउंडेशन की सारी बॉडी के जितने पब्लिकेशंस हैं प्लस लोग हैं, इन सबके साथ मिलके अब इसने ये जो बोर्ड बनाई है आईएसएसबी, ये अब क्या करेगी, आईएफआरएस फाउंडेशन की ये बोर्ड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स इशू करेगी। 2 स्टैंडर्ड आईएफआरएस दे चुका है, आईएफआरएस S1 और S2। ये दोनों अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2024 यानी इंडिया में 24-25 से अगर लागू करने की इच्छा हुई तो करे जाएंगे। अभी तो हम BRSR की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं हम फॉलो करें, क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अलग है, दीज आर नॉट बेसिक कोर आईएफआरएस ऑन अकाउंटिंग। IFRS 1 is general requirement for disclosure of sustainability related financial information and 2 is climate related information। तो 2 पार्ट में बांटा गया, और ये दोनों जो भी IFRS फॉलो करेंगे वो अब इसके अंतर्गत डिस्क्लोज करेंगे। तो हो सकता है आगे भी कुछ कंपनीज क्या करते रहें, GRI के इनिशिएटिव्स पे रिपोर्ट देते रहें, कुछ जो IFRS फॉलो करे वो IFRS पे रिपोर्ट दें, तो वो डिपेंड करेगा कंपनीज के ऊपर। बट यस, जो लोग IFRS फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2024। IFRS 1, S1 और S2। इंडिया में सेबी ने क्या दे रखा है, BRSB, हाँ BRSR है ये, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। और ICI के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या दे रखे हैं। तो आने वाले समय में अब आपको क्या मिलने वाला है, स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट, इस पर रिपोर्ट होगी। इसके अलावा ये मैच्योरिटी मॉडल है, सोशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये, और बेस्ट रिवॉर्ड्स भी देने की बात की गई।
अभी तक टोटल कितने स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं? SSAE का एक ही आया है, SAE का 3410 पहले आया था, और ये SS, और ये दूसरे आपके प्रोनाउंसमेंट्स है, FAQs, और वो सब जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, ये बस मैंने एक टेबल के फॉर्म में समरी दे दी। आई होप दोस्तों इस थ्योरी चैप्टर में एक जस्टिस करने की कोशिश की है अपन ने। कैसे? Just to first understand the context of the chapter and then relate these particular terms and study. I am sure ये रिविजन वीडियो आप एक दो बार देखेंगे, एक बार में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। फिर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, द वन विच हैव रिपोर्टेड एज इम्पॉर्टेंट अक्रॉस द चैप्टर, उस पर ज़्यादा फोकस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ICI रिलेटेड सारे प्रोविजन, BRSR के 9 प्रिंसिपल्स और SDG के 17 गोल्स, प्लस इंट्रोडक्टरी सस्टेनेबिलिटी क्या है, ESG रिपोर्टिंग क्या है, ये मैटर्स। दीज आई थिंक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो ग्लोबल रिपोर्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये जो एक कॉन्टेक्स्ट अपन ने सुना है उतना आई थिंक इज सफिशिएंट। टाइमलाइंस वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।